हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु की कॉमिक्स जोरो का दूसरा भाग। परमाणु की ड्रेस को कभी ना हाथ लगाने की प्रतिबद्धता साफ नज़र आ रही थी विनय के चेहरे पर। लेकिन दिल्ली पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म अभी भी उसके जिस्म की शोभा बढ़ा रही थी। परमाणु के रूप में रहकर मैंने अपने और दिल्ली वासियों के बीच जो दूरी बना रखी थी, उसे अब मैं इंस्पेक्टर के रूप में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मैसेज फॉर कमांडर 1 फ्रॉम हेडक्वार्टर। कमांडर 1 तो मेरा ही कोड नंबर है, यानी हेडक्वार्टर से आने वाला यह मैसेज मेरे लिए ही है। इंस्पेक्टर विनय ने वायरलेस का रिसीवर संभाल लिया। जैसे जैसे हेडक्वार्टर से फ्लैश होने वाले मैसेज के शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे, वैसे वैसे उसके चेहरे की शक्ति बढ़ती जा रही थी। एक पल बाद ही उसके चेहरे की शक्ति उसके उस दाएं पैर में पहुंच चुकी थी, जिसने एक्सीलेटर को दबाकर जिप्सी को तूफान की तरह भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। और जिप्सी की यह तेज़ी बता रही थी कि वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने के लिए बेताब था, जहां गिजगिजा रहे थे जुर्म के कीड़े। हम भी इस गोल्ड फेस्टिवल से गोल्ड लेने आए हैं। ये अलग बात है कि हम गोल्ड लेने के लिए रुपये नहीं, ये ऑटोमेटिक गने लाए हैं। जिसने भी हमें यहाँ से गोल्ड ले जाने के लिए मना किया, उसे कीमत के रूप में मिल जाएगी इस गन की गोली। ई ई एक तरफ से आकर बदमाश का हाथ लहूलुहान करने वाली गोली ने सभी को बता दिया कि वहाँ पहुँच गई है पुलिस। उसकी तरह जो भी अपने हाथों का कचूमर निकलवाने का शौकीन है, वह अपने हाथों में गन थामे रह सकता है। तू अकेला एक साधारण सी सरकारी रिवॉल्वर के बल पर हम 6 ऑटोमेटिक गन वालों को रोकने आया है। तड़ 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 तड़। ये रिवॉल्वर साधारण जरूर है, लेकिन जब यह चलती है तो मुजरिमों के होश फाख्ता हो जाते हैं। धाएं धाएं उनके हाथों के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि इस रिवॉल्वर में बारूद के रूप में है कानून की रक्षा करने का जज्बा। धाएं। और रही मेरे अकेले होने की बात, तो कानून का रखवाला कभी अकेला नहीं होता। उसका फ़र्ज और उसकी कर्तव्यनिष्ठता हमेशा उसके साथ होती है। और ये दो चीज़ें जिस सिपाही के साथ हो, वह अकेला ही तुम जैसे सैकड़ों कीड़ों पर भारी पड़ता है। इंस्पेक्टर विनय के मुंह से निकलने वाले आगे के शब्द करहा में बदल गए। और ऐसा हुआ था उस आल्पिन की वजह से, जो उसकी गर्दन में आकर फंस गई थी। जैसे तेज़ हवा में गन्ना झूमता है, वैसे ही झूमता चला गया विनय का जिस्म। जैसे बल्ब बुझते ही अंधेरा फैल जाता है, वैसे ही अंधेरे में डूबती चली गई उसकी आंखें। अवचेतन होते विनय के मस्तिष्क को उस आवाज़ ने चौंकाया जरूर। इसका मुंह क्या देख रहे हो बेवकूफ़ो, भागो यहाँ से। लेकिन वह आवाज़ किसके मुंह से निकली थी, वह यह देखने से पहले ही बेहोश हो गया था। होश में आने पर विनय ने अपने आप को एक नर्सिंग होम में पाया। ओह, यहाँ मैं कैसे पहुँच गया? तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे, कुछ लोग तुम्हें यहाँ उठाकर ले आए। तुम्हारी हालत ख़राब थी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारी हालत ख़राब करने की जिम्मेदार इस आल्पिन को मैंने तुम्हारी गर्दन से निकाल लिया है। यह बेहोशी की तेज़ दवा से बुझी हुई है। यह आल्पिन, ठीक ऐसी ही एक और आल्पिन इससे पहले भी उस समय मेरी हालत ख़राब कर चुकी है, जब मैं परमाणु के रूप में बदमाशों को मार रहा था। तब मेरा ख्याल था कि यह आल्पिन मुझसे पिटने वाले किसी गुंडे ने मेरी गर्दन में धंसाई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस समय मैं गलती पर था। ये आल्पिन मेरे शरीर में बदमाशों के जरिए नहीं, बल्कि उस आदमी के जरिए पहुंची है, जो अपराधियों की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा उनके साथ रहता है और तब अपना हथियार फेंकता है जब अपराधी पूरी तरह फंस जाते हैं। शायद अपराधियों को सुरक्षा देने वाला यह आदमी है कौन? शायद मैं उससे कभी मिल चुका हूँ, क्योंकि बेहोश होते वक्त मैंने उसकी जो आवाज़ सुनी थी, वह आवाज़ मैं पहले भी कभी सुन चुका हूँ। लेकिन वह आवाज़ मैंने कहाँ और किसके मुंह से सुनी है? जिस आवाज़ ने परमाणु के दिमाग को चक्कर घिन्नी की तरह घुमा रखा था, वह यहाँ मौजूद दिल्ली भर के बदमाशों के कानों में हथौड़े की भांति गूंज रही थी। जिसे मैंने चाहा उसे मैंने पुलिस और परमाणु के हाथों से बचाया, और जिसे मैंने चाहा उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया। यह सब देखकर तो तुम जान ही गए होंगे कि इस शहर में
तुम्हें जोरो के आतंक से एक ही आदमी छुटकारा दिला सकता है, और वह आदमी है खुद जोरो। और जोरो तुम्हें तब बचाएगा जब तुम सब जोरो के इशारों पर नाचोगे। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है जोरो, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि जब तुम हमारे दोस्त हो तो तुम्हें कानून का दोस्त बनने की क्या ज़रूरत है। जब तुम हमारी हिफाजत कर रहे हो तो तुम दिल्ली की जनता की हिफाजत क्यों कर रहे हो। रहस्य गहरा है, लेकिन तुम इतने प्यार से पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। मैं यह सब दिल्ली के सुपर हीरो हर दिल अजीज़ परमाणु को मौत देने के लिए कर रहा हूँ। इरादा तो मेरा उसे एक झटके में ही मार देने का था, लेकिन फिर मैंने दिमाग से काम लिया और सोचा कि अगर मैंने परमाणु को इस तरह मार दिया तो वह शहीद कहलाया जाएगा। सारी दिल्ली उसकी याद में आंसू बहाएगी, शोक में डूब जाएगी। परमाणु ऐसे मरा तो अमर हो जाएगा। जबकि मैं उसे ऐसे मारना चाहता था कि उसके मरने पर कोई कुत्ता भी आंसू ना बहाए, कोई बिल्ली भी शोक में ना डूबे। तब मैंने ऐसा प्लान बनाया कि दिल्ली के निवासी उसे हमेशा के लिए भूल जाएं। और ऐसा तब होना था जब दिल्ली वासियों को परमाणु से काबिल सुपर हीरो मिल जाए। बस फिर क्या था, मैं जोरो बन गया और अपने साथियों से अपराध करवाकर और उन्हें रोककर सभी के दिलों का चहेता बन बैठा हूँ। इसी के साथ मेरी योजना सफल हो गई है। अब परमाणु दिल्ली वालों के लिए इतिहास बन चुका है। बस उस इतिहास को ज़मीन में दफन करने की ज़रूरत है, और ऐसा अब बहुत जल्दी होगा। लेकिन उससे पहले मुझे प्राप्त करनी है एक बहुमूल्य ऐतिहासिक वस्तु, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा तुम्हारे पास? ये तो सरकार के पास था, फिर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? हा हा हा, यह कोहिनूर हीरा मेरे पास कैसे पहुंचा, यह एक ऐसा रहस्य है जेंगो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़ो और वह समझो जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। हैरान जेंगो को जोरो जल्दी जल्दी कुछ समझाता चला गया। अत्यंत दुर्लभ गुलाबी मोतियों का यह बेशकीमती हार कभी विश्व की सबसे सुंदर महारानी क्लियोपैट्रा की खूबसूरत गर्दन की शोभा बढ़ाया करता था, लेकिन आज यह दिल्ली के नेशनल म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन आज शायद नेशनल म्यूजियम में भी इस हार के दिन पूरे हो गए थे। तभी तो उस हार की तरफ बढ़ रहा था वह शख्स जो और कोई नहीं जेंगो था। पारदर्शी कांच की ऐसी दीवार में कैद, गोलियां जिससे टकराकर अब दम तोड़ रही थी, धाएं आग जिससे टकराकर पनाह मांग रही थी। हा हा हा, बेवकूफ़ों, कोशिश कर लो। कोशिश करके क्यों अपने अपने आप को थका रहे हो। कांच की इस दीवार को ना तुम तोड़ पाओगे और ना पिघला पाओगे। जबकि मैं चाहूँ तुम्हें इस पिघलते कांच से तंदूरी मुर्गे की तरह भून सकता हूँ। आह आह, जोरो ने इस कांच के बड़े जार के रूप में मुझे अच्छा हथियार दिया है। इससे मैं बाहर से होने वाले प्रहारों से तो बच ही सकता हूँ, साथ ही अंदर से लावे की तरह दहकते पिघले शीशे का ऐसा वार भी कर सकता हूँ जिसके सामने अच्छे से अच्छा दिलवाला न ठहर पाए। जेंगो के आगे बढ़ने के साथ ही सामने खड़े सुरक्षाकर्मी ऐसे रास्ते से हट रहे थे जैसे मदमस्त हाथी के सामने से भीड़ हटती है। लेकिन अचानक उसका रास्ता रोकने आ गई वे चमकीली रस्सियाँ जो उस दिल्ली के रक्षक के हाथों से छूटी थी। दिल्ली को परमाणु की ज़रूरत नहीं है, यह सोचकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। इस शहर और उसके निवासियों को परमाणु की ज़रूरत तब तक रहेगी जब तक तुझ जैसे शैतानी दिमाग वाले इंसान मौजूद है। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर अपनी इन रस्सियों के बल पर कर रहा है तो ये देख, कच्चे धागे की तरह टूट गई हैं ये रस्सियाँ। अब अगर अपनी सांस की डोर भी इसी तरह नहीं कटवाना चाहता तो हट जा मेरे रास्ते से। ओहो, पिघले और दहकते शीशे का खतरनाक वार कर रहा है ये। अगर इसकी चपेट में आ गया तो मेरी खैर नहीं। इसे रोकना होगा और उसके लिए उसके शरीर को घेरे शीशे के आवरण को तोड़ना होगा। और इस काम को करेंगे भ्राम परमाणु छल्ले। ओह, परमाणु छल्लों ने उसके कांच के आवरण को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया, उसमें सिर्फ हल्का सा छेद करने में कामयाब हुए हैं ये छल्ले। इसका मतलब उस आवरण को अगर मुझे तोड़ना है
तो आधे घंटे तक मुझे उस पर लगातार छल्लों का हमला करते रहना होगा। लेकिन ऐसा करने का ना तो मेरे पास समय है और ना मैं ऐसा कर सकता, क्योंकि अधिक देर तक परमाणु छल्लों के इस्तेमाल से यहाँ परमाणु रेडिएशन फैलने का खतरा है। तो फिर कैसे रोकूं इसे? आ गया, इसे रोकने का तरीका समझ में आ गया। इसके लिए मुझे ट्रांसमिट होना है और कणों के रूप में अभेद कांच के आवरण में हुए उस छोटे से छेद में प्रवेश करके अपना सामान्य रूप धारण करना है। माफ़ करना प्यारे, मुझे भी इस कांच के आवरण में आने के लिए छोटा होना पड़ा। हम दोनों के लिए यहाँ जगह तो कम ज़रूर है, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। अपने 2-3 सटीक वारों से तुझे बेहोश करके एक बार फिर कणों में बदलकर तुरंत ही बाहर चला जाऊंगा। परमाणु ने अपने सामान्य रूप में आने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। ये तो बेहोश हुआ, लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे इंतज़ार है कि कब मेरी गर्दन पर आकर लगती है कोई आलपिन। तभी वो सनसनाकर आई। वह आलपिन परमाणु की गर्दन में घुसकर उसकी चीख निकलवाती चली गई। तुरंत ही कटे वृक्ष की तरह लहरा कर गिरा परमाणु। इस बार तू मेरे आदमी को मात देने में तो कामयाब हो गया परमाणु, लेकिन मेरी इस आलपिन से बचने में कामयाब नहीं हो पाया। जबकि जोरो तुझे हर बार इस आलपिन का निशाना बनाकर अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हुआ। और आज का मेरा मकसद है हुस्न की मल्लिका क्लियोपेट्रा का वह हार जिसकी हूबहू नकल मेरे हाथ में है। इसे असली हार की जगह रखकर असली हार को मैं अपनी जेब में रख लूँगा और फिर जैंगो को यहीं मौत देकर अपने बेमिसाल कारनामों में एक कारनामा और जोड़ूंगा और फिर तुम्हें पहले की तरह अस्पताल ले जाने के बहाने ले जाऊंगा तुगलकाबाद के खंडरनुमा किले में स्थित अपने उस अड्डे में जहां मैंने तुझे ऐसी मौत देने का इंतज़ाम कर रखा है जो आने वाले समय के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगी। सॉरी मिस्टर जोरो, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा इंतज़ाम करके आया हूँ कि बेहोशी की दवा से बुझी आलपिन मेरे शरीर तक ना पहुँच पाए। तो तुम बेहोश नहीं हुए थे? जी नहीं, बेहोश होने का नाटक तो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हारे बारे में मुझे जो शक था उसे विश्वास में बदल सकूं। यह शक मेरे दिमाग में उस समय पनपा जब इंस्पेक्टर विनय के रूप में बेहोश होते हुए मैंने आलपिन फेंककर अपराधियों की मदद करने वाले शख्स की आवाज़ सुनी थी। काफ़ी विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वह आवाज़ जोरो की थी। तब मुझे ध्यान आया कि उस आलपिन का प्रहार जब जब मुझ पर हुआ तब तब जोरो मेरी मदद को आया, और तब मुझे अपनी भूल पर पछतावा हुआ कि मैंने एक ऐसे आदमी के लिए परमाणु ना बनने का निर्णय लिया जो सुपर हीरो नहीं सुपर विलन है। जोरो को सलाखों के पीछे पहुंचाकर और इसकी असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं अपनी इस भूल को सुधारूंगा। परमाणु पर वह वार करके जोरो बाहर की तरफ भाग लिया। कायरो की तरह भागकर तू परमाणु के हाथ से नहीं बच पाएगा जोरो। तेरी दिल्ली के बेवकूफ़ निवासी जोरो की चालों में फंसकर उसे अपना सुपर हीरो मान चुके हैं परमाणु, और अपने सुपर हीरो को वह कभी नहीं हारने देंगे। इसका नज़ारा मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। हार को लेने आए अपराधी को मैंने बेहोश कर दिया है। अब मैं एक अन्य अपराधी को दबोचने जा रहा हूँ, लेकिन परमाणु मुझे वहाँ नहीं जाने देना चाहता। रोको उसे। परमाणु के बाहर निकलते ही परमाणु पर कई रस्सी के फंदे आ गिरे। रुक जाओ परमाणु, तुम जोरों से जलते हो इसलिए तुम उसे रोकना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ओह, जोरो ने सही कहा था। लोगों के दिलों में वह जो इमेज बना चुका है उसके रहते मैं जोरो का बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन जेंगो के होश में आने के बाद उसकी वह इमेज रेत के ढेर की तरह ढह जाएगी। मगर फ़िलहाल तो मेरी भलाई रुकने में ही है, और वैसे भी
इस समय मेरे रुकने में भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जोरो के मुंह से मैं सुन चुका हूँ कि यहाँ से भागकर वह सीधा पहुँचेगा तुगलकाबाद स्थित इन खंडरों में। लेकिन इन खंडरों में उसका अड्डा कहाँ होगा? नीचे से आए उस लोहे के गोले ने हवा में लहराते परमाणु को नीचे ला पटका, और जैसे ही परमाणु नीचे गिरा वैसे ही उसे मजबूत शिकंजों ने जकड़ लिया, जो एक पुराने रॉकेट के मॉडल पर मौजूद थे। मेरे मुंह से यहाँ का पता जानने के बाद तू यहाँ ज़रूर आएगा, ये मैं जानता था परमाणु। इसीलिए मैं ऐसा इंतज़ाम भी कर सकता था कि हवा में ही तेरे परखच्चे उड़ जाए। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो मैं तुझे एक ऐतिहासिक मौत नहीं दे पाता। लेकिन अब मेरा अरमान पूरा होगा, क्योंकि इस समय तू जहाँ मौजूद है वह उस ऐतिहासिक रॉकेट का मॉडल है जिस पर बैठकर यूरी गागरिन अपने साथियों के साथ पहली बार चांद पर पहुंचा था। यह मॉडल इस समय बारूद से लबालब भरा हुआ है, और उस बारूद से जुड़े पलीते को मैंने सुलगा दिया है। कुछ पलों बाद यह मॉडल तुझे लेकर आकाश की तरफ उड़ जाएगा। यूरी गागरिन और उसके साथियों की तरह यह रॉकेट तुझे लेकर अंतरिक्ष में तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आकाश में फटकर तुझे ऐसी मौत ज़रूर देगा जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। और ऐसा होगा तभी सुकून मिलेगा मुझे, यानी इतिहास को। इतिहास, ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम इतिहास के सिवा कोई और हो ही नहीं सकते। अगर तू पहले ही मेरी असलियत जान जाता तो भी कुछ नहीं होता परमाणु। मेरे शरीर पर इस जोरो पोशाक के होते तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि इसके बारे में प्रचलित है कि जो भी इस जोरो की पोशाक को पहनेगा वह उसकी अद्भुत शारीरिक शक्ति और युद्ध कला का मालिक बन जाएगा। खैर, अब बातें बहुत हो गई, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। पलीता अब बिल्कुल बारूद के पास आ चला है, इसलिए मैंने तेरे हाथ मजबूती से बांधे हैं। मैं तेरा इतिहास जानता हूँ, इसलिए मैंने तेरे हाथ मजबूती से बांधे हैं, ताकि तू पहले की तरह अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर ट्रांसमिट होकर ना बच जाए। तेरे पास जो समय बचा है उसमें अपने इष्ट देवता को याद कर ले। इस संबंध में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक इतिहास। सचमुच तू मेरा इतिहास जानता है इतिहास, तभी तूने मेरे हाथ बांधकर इसका इंतज़ाम कर दिया है कि मैं बेल्ट का स्विच दबाकर ट्रांसमिट ना हो पाऊँ। लेकिन अफसोस, तू मेरा वर्तमान नहीं जानता, और मेरा वर्तमान है कि मैं अपनी बेल्ट बिना हाथ लगाए भी ट्रांसमिट हो सकता हूँ। बोलकर ट्रांसमिट बोलकर परमाणु ट्रांसमिट हुआ। बूम! अगर वह एक सेकंड भी लेट हो जाता तो वह रॉकेट उसे अपने साथ लेकर आकाश की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाता। हैरत से खुले इतिहास के मुंह को परमाणु के वाण ने बंद किया। तेरी असलियत सामने लाने के लिए ही मैं रॉकेट पर बंधा तेरी बकवास सुनता रहा। अब तू अपना यह मुंह बंद करके और कान खोलकर मेरी एक बात सुन। जोरो की पोशाक पहनकर तूने अच्छा तो किया, लेकिन तू यह भूल गया कि इतिहास में इस पोशाक को पहनकर जोरो बनने वाले जिस शख्स का वर्णन है उसके दिलो दिमाग में गरीब और मजलूमों की मदद करने का पाक इरादा था, जबकि तेरे दिमाग में अपराधियों की मदद करने और मजलूमों का खून चूसने के गंदे विचार हैं। इसलिए इस जोरो पोशाक को पहनने के बाद भी तू मात खा रहा है। चल, तुझे फिर उस काला पानी जेल में छोड़ आऊँ जहाँ तुझे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। इतिहास को जेल पहुँचाकर परमाणु ने उसके अड्डे से लूट का सारा माल बरामद कर लिया और एक बार फिर दिल्ली का सुपर हीरो बन गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।